हेलो क्लास 12th में यार, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग फर्स्ट क्लास हो गए। तो आज का वीडियो बेसिकली हम जो बात करेंगे इसमें 1.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन 14 हम कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो आज के बारे में हम लोग क्या होगा, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगा और इसके पहले वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आप लोगों ने उसको कंप्लीट देखे होंगे। तो उसी को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट वीडियो में आप लोग का अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ का डेवलप होगा कि 1 1 1 2 इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे इन्वर्टिबल बोलेंगे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है ना। उसे क्या करना है, बोर्ड के पर्पज से एज वेल एज कि आप लोग का कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग को उसको बढ़ाना चाहिए, है ना। तो इसको लाइटली नहीं लेना है एक एक क्वेश्चन को ना। हालांकि आपको लगेगा बनाते टाइम थोड़ा सा इजी लगेगा आप लोग को, लेकिन क्या करना है, उसी को कंप्लीट करना है ना। उसी में आप लोग क्या होगा, बहुत सारा कंसेप्ट आप लोग को छोटा छोटा जो कंसेप्ट होता है आप लोग क्लियर होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन आज का जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि शो दैट द फंक्शन -1 से 1 से लेकर के है r तक मतलब बता रहा है, यानी कि ये -1 से 1 के बीच में जो बॉक्स में दिया हुआ है ये डोमेन होगा और ये हम लोग का रेंज हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो फंक्शन दिया हुआ क्या है, f(x) = x डिवाइडेड बाई x + 2 है। हमें शो क्या करना है कि जो फंक्शन होगा जो यहाँ से यहाँ डिफाइन हो रहा है वो 1 1 होगा, है ना। और सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का इन्वर्स भी पूछा जा रहा है ना। अगर f जो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेकर के रेंज f का जो होगा वहां तक वो डिफाइन हो रहा है, मतलब इस तरीके से फाइंड करना हमको है। तो देखो इसमें दो पार्ट पूछा जा रहा है। तो पहले पार्ट को हम 1 1 प्रूफ करना है, उसको कैसे करेंगे। आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को याद होगा 1 1 के लिए मैंने सर्टेन टाइप ऑफ मेथड था, बेसिकली 2 मेथड है। अब एग्जाम में जैसे पूछे किस तरीके से एग्जाम में अगर आस्क मतलब ये क्या आता है ना, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन अब दोनों मेथड में यहाँ पे बताऊंगा, एज यू जैसे आप लोग को अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आप लोग को बनाना है। एक तो मैपिंग के बेस पे भी उसको समझेंगे और सेकंड का जो स्टेटमेंट के बेस पे होता था उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि मैपिंग के बेस पे कैसे इसको हम सोल्व करेंगे 1 1 के लिए। तो पहले फंक्शन को यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। तो फंक्शन क्या हमारे पास है, सोचने की बात करें हम लोग तो फंक्शन क्या है, f(x) = दिया हुआ हम लोग का x डिवाइडेड x + 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर मैपिंग के बेस पर बात किया जाए कि हमें 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, है ना। वो 2 वैल्यू क्या लेंगे, तो 2 वैल्यू जो हमारे डोमेन में है, डोमेन में -1 और 1 है। तो एक -1 लेके चेक करके देख लो। तो जैसे ही f -1 आप लेते हो, है ना, तो क्या निकल के आएगा आप लोग का -1 डिवाइडेड -1 + 2, यानी कि -1/1 यानी कि -1 निकल के हम लोग को आएगा, है ना। एक a मान लेते हैं, एक हम लोग को b मान लेते हैं सेट। तो -1 रखने पे क्या निकल के हम लोग को आ रहा है कि -1 आ रहा है ना। तो सेकंड चीज कितना लेंगे हम लोग, फिर से 1 लेंगे, है ना, क्योंकि 2 ही वैल्यू ना हमारे पास है। 1 लेके चलेंगे तो क्या होगा हम लोग का, 1 लेके चलेंगे तो 1 रख के देख लो आप यहाँ पे f1 अगर निकालते हैं तो कितना होगा 1 डिवाइडेड 1 + 2 यानी कि 1/3 निकल के आएगा, है ना। तो 1 पे रखने पे कितना होगा 1/3 निकल के हम लोग को आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डोमेन का जो इमेज बन रहा है वो डिस्टिंक्ट भी है, वो यूनिक भी है। तो मैंने बताया था कि जब कभी भी फंक्शन इस तरीके से होता है कि अगर डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज अगर बनाया रहा है ना, रेंज में यानी कि बी में, कोडोमेन के साथ, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको स्टेटमेंट में हम लोग उसको लिखना पड़ता है, तो उसको क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन बोलेंगे। तो सिंपल यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक मतलब एक, है ना, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग, सेम नहीं बन रहा है तुम्हारा, डिस्टिंक्ट इमेज विथ एलिमेंट ऑफ इसको कोडोमेन भी कह सकते हो, है ना। अब देख सकते हो यहाँ पे कि कोडोमेन और रेंज यहाँ पे इक्वल होगा, है ना, क्योंकि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल कब होता है कि जब हर एक एलिमेंट बी का जो होगा,
है ना, वो क्या होगा, उसका प्री इमेज होगा ए में। प्री इमेज का मतलब क्या, इसका रिलेशन होना चाहिए। तो इस केस में क्या क्या कहेंगे, इट्स एल्सो ऑन टू फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं। इट्स एल्सो, और हम लोग को ऑन टू फंक्शन के लिए आगे हम लोग को काम आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ इट्स एल्सो ऑन टू फंक्शन, है ना। अब कारण भी अगर लिखना चाहते तो वहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट्स इस लिखेंगे सॉरी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज विथ एलिमेंट ऑफ डोमेन। होप सो कि सारे बच्चों को इस प्रोसेस के द्वारा आप लोग को आइडिया मिला होगा, है ना, और पहले से भी आइडिया आप लोगों ने पार्ट 1 में जब आप लोग देखा होगा तो आप लोग को आइडिया वहां से मिल गया होगा। अब सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। इस मेथड से भी आप एग्जाम में बना सकते हो। अगर भाई एक मेथड हमारे पास और है, वो मेथड क्या है हमारे पास, कि जैसे कि हमारे पास हमने क्या कहा था कि मान लेते हैं कि दो वैल्यू हमारे पास है, x1 और x2 है। तो अगर फंक्शन में रखते हैं x1 और x2 अगर रखते हैं और दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, है ना, तो जैसे ही जब ये दोनों को इक्वल करके फंक्शन में वैल्यू जब रखेंगे तो हमारे पास जो आगे का मतलब जो वैल्यू होगा वो x1 = x2 अगर आ जाता है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास वो 1-1 फंक्शन होगा, है ना। तो इसका सेंस क्या निकल के आता है, सेंस निकल के आया था हम लोग का कि बेसिकली दो जो वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं, है ना, उसके लिए फंक्शन का वैल्यू जो सेम आ रहा है वो वैल्यू अलग अलग नहीं है, वो वैल्यू सेम ही होगा, है। तो इस केस में इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग पिछले क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चन को किए हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे हम करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वैल्यू को रखना है फंक्शन में। तो x1 डिवाइडेड x1 + 2 = x2 डिवाइडेड x2 + 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम कर सकते हैं। तो x1 × x2 + 2x1 = x1 × x2 + 2x2। तो यहाँ से कैंसिल होगा हम लोग का, है ना। 2 से अब यहाँ से 2x1 = 2x2 होगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x1 = x2। यानी कि जो वैलिड है हमारे पास किसके लिए, वैलिड है हमारे 1-1 के लिए, है ना। सो इट्स ऑन 1-1 फंक्शन, है ना। चलो, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था f(x) = xy, है ना, f(x) = xy x + 2 और फंक्शन -1 से लेकर के r तक डिफाइन हो रहा था, तो वो हमारे पास 1-1 तो हो गया, है ना। अब देखते हैं किसके सेकंड पार्ट की ओर कि इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए फंक्शन को पहले इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल मीन्स कि 1-1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो हम इस केस में देखते क्या है कि हमारे पास जो दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ये जो दोनों मेथड हम बताए हैं, आप दोनों में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो एग्जाम को में, है ना, एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके से आप लोग को अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। तो मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। और थोड़ा सा अगर चैनल पे पहली बार है, जो बच्चे हैं वो तो वॉच करते ही होंगे, है ना, और जो वॉच करते हैं थोड़ा सा अपना भी एक व्यू रखना इस पे, है ना। कुछ और कंटेंट आपको डिफरेंट टाइप के चाहिए, है ना, तो उसमें कमेंट डालना है आप लोग को। कुछ अलग ढंग के कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं, है ना, कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं तो उसमें भी डालिएगा, ताकि कुछ और शेयर भी करना है ताकि हमें वहाँ से कॉन्फिडेंस मिले, है ना, ताकि और अच्छे से कंटेंट हम यहाँ पे ला सकें। ओके, सारे बच्चों को बढ़ चढ़ के इसमें क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है ना। चलो अब देखते हैं इन्वर्स कैसे निकालेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में भी किए थे, और जो बच्चे नहीं भी बात किए हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसको कंप्लीट यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखो, इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमारा फंक्शन क्या है वो हम कंसीडर करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है कि f(x) = x डिवाइडेड x + 2। तो बेसिकली इसको बाई भी हम कह सकते हैं। बाई इक्वल कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड x + 2। हमें क्या करना है इन्वर्स निकालने के लिए, बाई को, है ना, अभी क्या है x जो बेसिकली क्या है ना, बाई जो है x के टर्म में है,
उसको उल्टा करना है, यानी कि x को बाई के टर्म में ले आना है ना। तो वही हमें क्या मिलेगा, f इनवर्स मिलेगा, है ना। तो इस केस में हम कहते क्या है कि कैसे करेंगे इसको सर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स, है ना। तो x वाला पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, है ना। तो कितना होगा हम लोग का x, हमें निकालना क्या है, x निकालना है ना, ठीक है। तो बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2y, ओके, माइनस 2y तो लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से क्या हो सकता है, x इक्वल टू माइनस 2y डिवाइडेड बाई माइनस 1, या ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सही तो जा रहे हैं ना हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना, 2y डिवाइडेड 1 माइनस बाई निकल के हम लोग को आएगा, है ना। तो इस केस में हम कहेंगे क्या कि हमारे पास ये जो x का वैल्यू निकल के आया है ना बाई के टर्म में, है ना, यही तुम्हारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन होगा, यानी कि f इनवर्स बाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। तो होप सो कि सारे बच्चों को कैसे प्रोसेस हम लोग को इन्वॉल्व होता है इन्वर्स निकालने की किसी फंक्शन का। तो अगर एफ एक्स जो दिया हो उसको बाई के टर्म में एक करेंगे, पहले बाई लिखेंगे, बाई इक्वल टू समथिंग, एंड क्या करना है, अभी जो दिया हुआ था फंक्शन, है ना, बाई को एक्स के टर्म में दिया हुआ था, हम क्या करेंगे अब कि बाई के टर्म में एक्स के वैल्यू को सिंगल निकालना है। तो हम क्या किए, एक्स इक्वल टू इतना निकाले है ना बाई के टर्म में, तो यही जो फंक्शन होगा ना वो इनवर्स ऑफ फंक्शन कहलाएगा, है ना। तो होप सो कि सारे बच्चे क्वेश्चन 6 समझ में आया होगा, तो लाइक वैक ठोक दिया करो कभी कभी, है ना। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है बिल्कुल सिमिलर टू द क्वेश्चन 6 की तरह है। तो इसमें भी आप देख सकते हो उसी प्रोसेस से यहाँ भी हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेम जो है ना, जो क्वेश्चन 6 में पूछा जा रहा था यहाँ भी सेम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कंसीडर फंक्शन एफ, हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, आर से आर वो डिफाइन हो रहा है, तो फंक्शन में दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3। पूछा जा रहा है क्या कि पहले तो आप शो कर दो कि एफ इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल मतलब सारे बच्चे को पता होना चाहिए कि 1 1 एंड ऑन टू प्रूव आपको होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टिबल है। एंड सेकंड क्या है कि फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ का मतलब क्या कि एफ का इनवर्स हमें निकालना है, कि एफ इनवर्स बाई निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, है ना, आप देख सकते हो सेम लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हम यहाँ भी दो तरह मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दो मेथड का मतलब क्या, एक मैपिंग के द्वारा करेंगे, उसमें कुछ स्टेटमेंट हम लोग क्या करेंगे डाल देंगे, और सेकंड क्या देखेंगे हम लोग कि मान के चलेंगे कि दो हमारे पास जो वैल्यू है वो फंक्शन जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि x1 x2 मान लिया दिया हुआ है, तो fx1 और fx2 को इक्वल करने पे वो दोनों वैल्यू सेम आ जाता है, x1 इक्वल टू x2। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा, हम लोग का 1 1 होगा। तो इसके बारे में सेंस ये रहता है कि x1 x2 बेसिकली क्या होता है, ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, हम लोग का सेम ही तुम्हारा आएगा। बेसिकली वो दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तब उस केस में कह सकते हैं, है ना। इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें पहले देखेंगे कि प्रोसेस का अप्लाई करेंगे दोनों मेथड का, अगेन उसके बाद हम लोग इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ पहले, है ना, एफ एक्स का हमको दिया हुआ है कि 4x प्लस 3 दिया हुआ है। तो इसमें हम देखते क्या है कि अगर मैपिंग के बारे में बात किया जाए, है ना, ए मान ली ए है, ए हमारे पास बी एक मान के चल रहा है कि अगर हम एफ माइन 0 रखते हैं, है ना, तो जीरो का एफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 यानी कि 3 आएगा। 0 रखने पे क्या वैल्यू आएगा हम लोग का, 3 आएगा। 1 रखने पे क्या आएगा, 1 रखने पे बता सकते हो 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 3 यानी कि 7 आएगा। सिमिलर वे में, है ना, -1 रखने पे कितना आएगा, तो -1 रखने पे सर हम लोग को कितना होगा, -1 ही हम लोग को निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास हर एक यूनिक वैल्यू जो डोमेन में एग्जिस्ट करता है उसका डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है ना, किसमें, बी में। तो यहाँ पे भी एक बात निकल के आता है कि कोड डोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जा रहा है, तो फंक्शन को हम कह सकते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो स्टेटमेंट के द्वारा यहाँ पे हम लिख देंगे इसको, क्या लिखेंगे, 1 1 के लिए फॉर every element of domain have unique
यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज किसके साथ? विथ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो अब यहां से देखते क्या है कि सो इट्स अ 1-1 फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा हम लोग का? 1-1 फंक्शन होगा। एल्सो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल आ रहा है ना। इसको ऐसे भी जनरली आप लिख सकते हो या अदर स्टेटमेंट द्वारा यहाँ पे लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव द प्री इमेज विद द एलिमेंट ऑफ डोमेन, सो इट्स अ 1-on-2 फंक्शन है ना। सो इट्स अ on-to फंक्शन। तब यहाँ से कह सकते हैं क्या कि अगर कोई फंक्शन 1-1 on-to दोनों है सो इट इज द इन्वर्टिबल फंक्शन है ना। सो या हेंस कह सकते हो f इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? सिंपल इन्वर्टिबल अगर पूछा जाए तो कहने का मतलब 1-1 एंड on-to आपको बता देना है ना। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की जरूरत आप लोग को नहीं है। चलिए जी, अब ये तो पहला मेथड हो गया। सेकेंड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं है ना। देखो एग्जाम में टीचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड को वो चाहते हैं ना, किस तरीके से बच्चा मतलब बनाना चाहिए। ऐसे सूटेबल दोनों आप लोग को जो आपको अच्छा लगा वो कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेम लॉजिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1-1 के लिए जो सेकंड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं कि fx1 का वैल्यू रखेंगे है ना, और x1 x2 दो वैल्यू फंक्शन में रखने पे फंक्शन को इक्वल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। इक्वल लेके चलने पे क्या होता है कि अगर वो x1 = x2 अगर हो जाता है तो उस केस में इस प्रोसेस के द्वारा हम कह सकते हैं कि वो 1-1 होगा। इसका सेंस क्या निकल के आता है कि दोनों वैल्यू बेसिकली अलग अलग नहीं होता, वो सेम ही वैल्यू होगा, तब जाकर के फंक्शन पे वैल्यू जो रखेंगे वो सेम निकल के आएगा है ना। तो इसके प्रोसेस कर लेते हैं कि x1 रख के देख लेते हैं तो कितना होगा? 4x1 + 3 = 4x2 + 3। तो 3 से 3 कटेगा है ना, 4 से 4 भी कट जाएगा क्योंकि बचेगा 4x1 = 4x2 यानी कि x1 = x2। तो ये तो हम लोग को इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कहेंगे कि वो 1-1 फंक्शन है। अब देखते हैं कि इन्वर्स निकालने की पूछा जा रहा है कि इन्वर्स कैसे करेंगे। देखो कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन में आपको जस्टिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा। जैसे ही जस्टिफिकेशन के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग को इस बात पर ध्यान रखना है कि इस मेथड का आप लोग इस्तेमाल करना है ना। अदरवाइज अगर नॉर्मली पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा रहा था तो हम इस मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके जी, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? fx जो दिया हुआ है आपका 4x + 3 है ना, इसको हम y = 4x + 3 भी कहेंगे। और अभी जो y को x के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है हम क्या करेंगे? x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे है ना। यानी कितना? y - 3 = 4x। तो यहाँ से इनको क्या निकल के आएगा? y - 3 / 4 = x। तो यही तो निकल के हम लोग को आएगा, क्या निकल के आएगा? f इनवर्स y = कितना? y - 3/4। ये हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या देगा? इनवर्स ऑफ f का वैल्यू देगा। ओके, तो सारे बच्चे को बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर डाउट बचा हुआ तो आप लोग कमेंट कर देना है ना, कहाँ पे आपको डाउट लग रहा है। अदरवाइज आज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सिमिलर है 6, 7 की तरह है ना। तो इसको भी क्या करेंगे? वैसे ही बनाएंगे है ना। तो इसमें जो पूछा जा रहा है पहले उसको हम देख लेते हैं। कंसीडर f(r+) है ना, मतलब जो r यानी कि जो रियल नंबर लेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए है ना। कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? 4 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू आएगा है ना। यानी कोड डोमेन हमको 4 से इन्फिनिटी तक है। डोमेन हमारा ऑल रियल नंबर पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। तो गिवन बाय fx हम लोग को x² + 4 दिया हुआ है। शो करना क्या है कि f इन्वर्टिबल है ना, विथ द इनवर्स f इनवर्स ऑफ f गिवन बाय, मतलब इन्वर्टिबल तो हमें प्रूव करना ही है। तो उसके बाद हम इन्वर्स जब निकालेंगे तो हमें a निकल के आएगा। तो ये भी हम प्रूव कर देंगे तो हम लोग को ये बात को क्लियरिटी आ जाएगा कि f इन्वर्टिबल जो है वो इन्वर्स के साथ कैसे है? √y-4 के साथ होगा। ये शो करना है। और यहाँ पे मेंशन वही बातें कह रहा है जो अभी मैंने बताया था कि r+ तुम्हारा क्या होगा? एक सेट है जो ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यानी जो रियल नंबर होगा वो नेगेटिव नहीं यहाँ पे है।
बिना टाइम को वेस्ट के आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी हम दो मेथड के बारे में बात करेंगे, है ना, कैसे दो मेथड के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे एक मेथड द्वारा मैपिंग के द्वारा होता है और एक हम लोग का जस्टिफिकेशन के द्वारा किया जाता है ना। तो इसमें हम देखेंगे पहले क्या कि मैपिंग के द्वारा हम कैसे इसको करते हैं। सोल्यूशन की अगर बात किया जाए, हम यहाँ 1 1 और ऑन टू ही प्रूफ पहले करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। तो देखते क्या है कि 1 1 के लिए हमें पहले फंक्शन क्या दिया वो हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। अब देख सकते हो, अब दो सेट यहाँ पे हम बना लेंगे, है ना, और इसे a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, है ना। तो अब b में क्या दे रखा है, 4 से लेके इन्फिनिटिव तक। तो a में क्या है, r पॉजिटिव, तो वैल्यू अगर 1 लेके चलते हैं, 1 भी तो पॉजिटिव में आएगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 यानी कितना, 1 रखेंगे तो 5 निकल के आएगा, है ना। 2 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा हम लोग का, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 8 निकल के आएगा। ऐसे ही बहुत सारा अलग अलग वैल्यू के लिए हम क्या देख रहे हैं कि जो इमेज बन रहा है ना, कोडोमेन में, वो डिस्टिंक्ट यूनिक बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि 1 1 होने के लिए क्या चाहिए, 1 1 होने के लिए हमें चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव द डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज विथ द कोडोमेन। ए का जितना भी एलिमेंट हम लोग को मिलेगा यानी r प्लस, वो कोडोमेन होगा, और b का तुम्हारा क्या होगा, 4 से लेकर के इन्फिनिटिव तक वो रेंज निकल के आएगा, है ना, यानी कि कोडोमेन निकल के वो आएगा। कोडोमेन और रेंज आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो उस केस में क्या बनेगा कि 1 2 भी होगा। लेकिन यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हम लोग के हैं। चलो इसको स्टेटमेंट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन 7 में लिखा गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज विथ एलिमेंट ऑफ, या एवरी भी कर सकते हो, है ना, विथ डिफरेंट लेवल भी कर सकते हैं, विथ एलिमेंट ऑफ को डोमेन, है ना। सो इट्स 1 1 फंक्शन। चलो सेकेंड केस में क्या लिखेंगे, ऑन टू लिखने के लिए आप अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है। अब बाकी इस स्टेटमेंट में और बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव द प्री इमेज इन विथ डोमेन, सो इट्स अ ऑन टू फंक्शन। ओके, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, इट्स अ ऑन टू फंक्शन। ओके जी, अब फंक्शन अगर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फाइनली जो हमारे पास जो होगा, हेंस f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्या होगा हम लोग का, f इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ओके जी, चलो यहाँ तक तो एक मेथड हम लोग का सही हो गया। सेकेंड मेथड में जैसे आप लोग को बताया था कि हम दो वैल्यू लेंगे, दोनों वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे और दोनों को इक्वल भी कर देंगे जो वैल्यू आएगा। तो वहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो x1 इक्वल टू x2 हम लोग को आ जाएगा। तो इससे पता चलेगा क्या कि दोनों वैल्यू बेसिकली क्या होता है, अलग अलग नहीं होता है, जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू तुम्हारा सेम होगा डालने पे, तो इसलिए क्या होगा, वो वैल्यू दोनों आपस में सेम ही होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या अगर 1 1 सीधे प्रूव करना है तो इसके द्वारा भी ऐसे इस मेथड से सेकेंड मेथड जो इसको कहेंगे हम लोग बना सकते हैं। चेक कर लो तो कितना होगा, x1 के स्क्वायर प्लस 4 और x2 के स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल। अब है कि x1 स्क्वायर है और x2 स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग दोनों साइड करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, x1 इक्वल टू x2 आएगा, है ना। तो इस केस में कहें कि क्या हो, वो 1 1 होगा। ऐसे तो सारा वैल्यू जो हमारे पास है वो रियल नंबर का पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है। तो अब देखते क्या है कि इन्वर्टिबल तो प्रूफ हो गया हम लोग का, जस्टिफाई के द्वारा भी हम बता दिए, दोनों मेथड का इस्तेमाल हो गया। अब देखते क्या है कि इन्वर्स के साथ बोला जा रहा है कि इन्वर्स ए होना चाहिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एफ एक्स दिया उसको बाई कंसीडर करेंगे,
तो बाई इक्वल टू कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम देखते क्या है कि बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 हुआ, उसको हम x को बाई के टर्म में ले आएंगे, है ना। तो बाई माइनस कितना 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम कहेंगे क्या कि अंडर रूट बाई माइनस 4 इक्वल टू एक्स होगा। निगेटिव तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि निगेटिव का वैल्यू क्या करना है, हमें कंसीडर नहीं करना है, यानी कि x जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रियल नंबर का आएगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो f इनवर्स बाई जो आएगा, है ना, वो कितना आएगा अंडर रूट बाई माइनस 4। तो आई होप सो कि सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन 8 में। तो इसमें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कुछ डाउट अगर बचा हुआ है तो, अदरवाइज चैनल को फॉरवर्ड भी करना है। मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन सिमिलर है। अभी तो जितना भी क्वेश्चन 6 से स्टार्ट हुआ है वो सब सिमिलर ही लग रहा है, 6, 7, 8, 9 भी। तो उसी मेथड का अप्लाई करेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम लोग को सारे यूनिवर्स में कुछ हल्का सा है कंपेयर टू 7 और 6 से अगर कंपेयर करेंगे 8 से, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हल्का लगेगा, बट ऐसा कोई है नहीं। ये भी हम लोग का प्रोसेस वो सेम हम लोग का है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, तो r प्लस, यहाँ भी रियल वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करने को बोल रहा है, और जो रेंज निकल के आएगा यानी कोडोमेन वो -5 से इन्फिनिटी तक मतलब आ रहा है। गिवन बाय f इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इस तरीके से डिफाइन हो रहा है। तो शो करना है कि f इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल के लिए आप लोगों को पता है 1, 1 एंड ऑन 2 करना पड़ेगा। सेकेंड, जो इन्वर्स निकल के आएगा अगर इन्वर्टिबल है तो अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 निकल के वो आना चाहिए। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टिबल होने के लिए 1, 1 करना पड़ेगा। 1, 1 के लिए 2 मेथड है ना, 2 मेथड का इस्तेमाल करने अगर जाते हैं तो एक तो मान लिया कि मैपिंग के द्वारा आप लोग को 6, 7, 8 कंप्लीट उसमें मैंने बताया हूँ। तो 2 हम लोग क्या करेंगे, सेट को कंसीडर करेंगे। तो एक सेट A हो गया, एक हमारे पास B हो गया। A में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मान लिया कि 0 लेके कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू 0 होगा, तुम्हारा 1 होगा, है ना, अलग कुछ भी और भी हो सकता है ना। तो 1 अगर लिखते तो कितना होगा, 9 प्लस 6 15 माइनस 5, यानी कितना होगा हम लोग का सेट 10 निकल के आएगा, है ना। क्या निकल के हमको आएगा, सेट 10 निकल के आएगा। 1 लेके चलेंगे तो 9 प्लस 6 15 और माइनस 5 यानी कि 10। सिमिलर वे में और भी अलग अलग नंबर लेंगे, है ना। तो जैसे कि मान लिया जाए कि क्या लेते हैं आपको 2 लेके चल लेते हैं, तो 2 2 जा 4, तो 9 4 जा 36, 36 और 12 48, 48 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो कितना होगा 43 निकल के आएगा ना। तो इस तरीके से अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल के आ रहा है ना, यूनिक एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू निकल के आ रहा है हम लोग को, है किस केस में, यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज विथ कोडोमेन। ओके, सो इट्स ए 1, 1 फंक्शन एंड also it is also on to, why, because its रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ऐसे भी सिंपल वे में लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं कि element of every element of codomain have the pre image with the domain of A, है ना, so that it's the onto function, है ना। So overall it's a invertible function, है ना, because it's a 1, 1 and onto। ओके, तो अब बाई जस्टिफिकेशन के द्वारा, यानी कि जस्टिफिकेशन के द्वारा हम लोग कैसे करेंगे, करके देख लेते हैं। 2 फंक्शन को मानेंगे, मतलब 2 फंक्शन को नहीं मानना है, 2 वैल्यू को कंसीडर करना है। अब उसमें वैल्यू को इसे x1 x2 कंसीडर किए, अब x1 को वैल्यू रखेंगे फंक्शन में, है ना, और x2 रखेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, और जैसे ही जाएंगे तो क्या मिलना चाहिए हम लोग का, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, है ना। तो उस केस में हम कह सकते हैं क्या कि हमारे पास जो फंक्शन है वो 1, 1 होगा, है ना। तो इसका मतलब बता दिया था मैंने क्या होता है कि बेसिकली कोई भी फंक्शन 2 वैल्यू पे सेम वैल्यू उसका निकल के आएगा नहीं फंक्शन का। तो बेसिक इसका मतलब क्या होता है, अगर x1 x2 अगर आ रहा है तो fx1 fx2 इक्वल करके, इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो दोनों वैल्यू होगा वो सेम वैल्यू ही होगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ देख सकते हो कि जो फंक्शन हमारे पास fx दिया हुआ है ना, वो 9x स्क्वायर दिया हुआ है एंड प्लस 6x दिया हुआ है एंड -5 दिया हुआ है।
हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पे fx1 fx2 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा करने में, तो उससे अच्छा है कि क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना। तो स्क्वायरिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो कि इसको क्या 3x के स्क्वायर हम लोग को निकल के आ जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू ए, है ना, और तो 6 ऐसे निकल के आ गया, 1 डाल दो, यानी कितना +1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर +5। ये सब करने आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, स्क्वायरिंग मेथड के द्वारा कैसे किसी नंबर को फैक्टराइज किया जाता है, मतलब वैल्यू निकाला जाता है। तो यानी कि fx इतना हम लोग को आ गया। ऐसे भी और सिंपल वे में इसको लिख सकते हो, क्या लिखेंगे कि 3x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, है ना, और कितना हो जाएगा ये -6 हो जाएगा, है ना, -6 होगा ना हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे +6 लग रहा है, मतलब वो ऐसे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से आइडिया हमको मिल गया था, इसलिए हम क्या कि कंप्लीट स्क्वायर कर दिए। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे हम रख सकते हैं, है ना, क्या रखेंगे fx1, है ना, fx1 कितना होगा 3x1 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर -6, और क्या होगा हम लोग का fx2 अगर कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा 3x2 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर -6। अब दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे तो कितना होगा 3x1 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, है ना, -6 इक्वल टू 3x2 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, -6 से -6 कैंसिल होगा, है ना, और 3x1 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर है, और 3x प्लस 2 प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, कोई एक साइड तो हम लोग को प्लस माइनस भी कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप देख सकते हो, क्या देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है ना, वो रियल वैल्यू कंसीडर करने के लिए बोल रहा था, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वी कैन से कि यहाँ से क्या निकल के आएगा हम लोग का कि 3x1 प्लस 1 इक्वल टू 3x2 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, फिर 3, अगर 3x1 इक्वल टू 3x2 तो 3 से 3 भी कट जाएगा, यानी x1 इक्वल टू x2, यानी कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलने पे x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, यानी वी कैन से कि हमारा 1-1 फंक्शन भी होगा। तो इस केस में भी जस्टिफाई कर सकते हैं, अगर ऐसा इस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मैपिंग के द्वारा भी आप कर सकते हो। अब तो ये इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया हमारे पास, लिख देंगे इसमें, या इसमें भी लिख सकते हो आप। अब हमें क्या निकालना है, शो करना है कि इन्वर्टिबल तो है, तो इन्वर्स इसका इस तरीके से होना चाहिए। तो इन्वर्स होने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बाय इक्वल टू कितना कंसीडर करेंगे, जो स्क्वायरिंग वाला पार्ट था, तो 3x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर -6, तो x को बाई के टर्म में लाएंगे, तो बाई +6 होगा। अब दिख रहा है ना हम लोग को यहाँ तक, चलो बढ़िया है, इक्वल टू कितना 3x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर। अब जैसे ही इसको तुम अंडर रूट में लाओगे, बाई +6 इक्वल टू कितना होगा 3x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लस माइनस तो कंसीडर माइनस होगा नहीं, क्योंकि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमको रियल वैल्यू पॉजिटिव निकल के आना चाहिए, इसलिए प्लस लिए यहाँ पे है। तो अंडर रूट बाई +6 -1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x निकल के आ गया, है ना। चलो जी, तो इस केस में क्या निकल के आया, इस केस में हमारा जो f इन्वर्स y जो होगा यही तो x होगा, यानी कि यही तो इन्वर्स निकल के आएगा हम लोग का, बाई +6 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द ऑल अबाउट योर इन्वर्टिबल विथ f इन्वर्स y इक्वल टू अंडर रूट बाई +6 -1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, तो आई होप सो कि सारे बच्चों का क्वेश्चन 9 तक कंप्लीट आप लोग को हो गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। तब तक आप लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, कुछ कमेंट वमेंट अगर होगा तो डाला करो। क्वेश्चन नंबर 10 को जब ध्यान से आप देखोगे तो अभी तक जो भी हम 6, 7, 8, 9 तक कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 उससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। थोड़ा सा इसमें हम क्या देंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो क्लास 10th में आप लोगों ने देखा होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम काम करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में भी जो है इस तरीके से मेथड को मेंशन किया हुआ है। इसी क्वेश्चन पर देख लेते क्या कहा जा रहा था कि एफ जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है x से y की ओर डिफाइन हो रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि मान लेते चलो कि वो डिफाइन हो रहा है, लेट करके बोल रहा है कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्या है वो? इन्वर्टिबल फंक्शन है। शो करना है कि f जो है यहाँ पे, है ना, उसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, यानी कि एक होगा, है ना, एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि एक से अधिक तुम्हारा है ना, और मानने के बाद हम क्या देखेंगे कि जो दोनों इन्वर्स है वो आपस में इक्वल
यानी हमारा माना हुआ गलत हो जाएगा। तो उस केस में क्या कहेंगे कि ए जो फंक्शन है एफ उसका सिर्फ एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है ना, जो यूनिक होगा। यूनिक मतलब जो अनोखा होगा। तो सेम प्रोसेस से क्या करेंगे, मतलब जो भी मैंने बताया उसी को फॉलो करेंगे। तो देख सकते हो क्या करेंगे हम लोग, लेट है ना एफ बी एंड है ना, क्या कहेंगे हम लोग, एफ हैज एफ एफ बी एफ हैज एंड टू इनवर्स G1 एंड G2। क्या किया जा रहा है हम लोग का कि मान लेते हैं कि दो इन्वर्स है G1 एंड G2। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जब इन्वर्स दो है तो स्वाभाविक सी बात है कि f ऑफ G1 इक्वल टू f ऑफ G2 इक्वल होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन का इन्वर्स तुम्हारा है ना। तो यहाँ से ऐसे कह सकते हो f ऑफ G1, क्या बोलेंगे हम लोग, f ऑफ G1 ही लेंगे ना हम लोग यहाँ पे, क्या G मतलब f ऑफ G1 बाई f ऑफ G1 बाई के लोग, क्योंकि जो G है तुम्हारा इन हमको होगा ना, बाई से तुम्हारा होगा, x से बाई तुम्हारा जा रहा है। तो चलो सिमिलर वे में इसको क्या लिखेंगे, f ऑफ G2 बाई, ओके। तो यहाँ से ऐसे भी कह सकते हो क्या कि G1 बाई इक्वल टू G2 बाई, यानी क्या होगा G1 इक्वल टू G2। ठीक है, बस यही तो करना था हमें। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा G1 और G2 जो सेम वैल्यू इन्वर्स होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, G1 एंड G2 हैज द या आर टू सेम इन्वर्स ऑफ किसका, F, है ना। सो दे कैन नॉट बी डिफरेंट, सो दे कैन नॉट बी डिफरेंट, ओके। सो वी कैन से व्हाट कि हमारे पास जो F जो है, मान लेते हैं कि क्या है वो इन्वर्टिबल है x2 बाई, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो एक सिर्फ एक ही होगा, वो यूनिक होगा वो भी, ओके। तो आई होप सो कि सारे बच्चों को आइडिया मिल गया होगा कि कैसे इसको हम लोग करेंगे। हालांकि बुक में भी मेंशन किया हुआ है कैसे आपको कंसिडर करके काम करना है ना। तो अगर इसमें डाउट अगर है तो आप कमेंट कर देना, अदरवाइज नहीं है तो भी कमेंट करना और बताना कि कैसा रहा कंसेप्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो बेसिकली है अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 भी थोड़ा सा डिफरेंट था और ये और थोड़ा सा डिफरेंट अलग है ना। कैसे अलग है क्वेश्चन पहले देख लिया, कंसीडर करते हैं कि जैसे कि F जो दिया हुआ 1, 2, 3 से लेकर के ABC तक मतलब डिफाइंड है, यानी कि 1, 2, 3 हमारा डोमेन हो जाएगा और ABC हमारा को डोमेन हो जाएगा। अब कह रहा है गिवन बाय जो फंक्शन 1 पे A है, 2 पे B है और 3 पे C दिया हुआ, तो फाइंड F इनवर्स। F इनवर्स क्या होगा वो हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। F इनवर्स निकालना है और सेकंड क्या निकालना है, शो करना है कि F इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो F के ही इक्वल होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, है ना, इसको करने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग पे फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं बनाऊंगा ही जो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे उसको आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। देखो पहले हमें क्या दिया हुआ है, F1 हम लोग का A दिया हुआ है, F2 क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, F3 क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर F इनवर्स वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना, A तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। ये सब बेसिक आइडिया आप लोग को पता है कि अगर F इनवर्स निकालना है A पे तो 1 निकल के आ जाता है। जैसे कि x इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ है ना, तो क्या होगा साइन इनवर्स x का वैल्यू तुम्हारा थीटा हो जाता है ना। और फिर से अगर लगा देते हैं इनवर्स तो क्या होगा, फिर से हम लोग क्या होगा x इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो ही करने को बोला जा रहा है कि f इनवर्स पहले निकालो फिर बाद में उसका इनवर्स लगो तो फिर f के इक्वल आना चाहिए। चलो जी, तो अब सिमिलर वे में f इनवर्स कितना b अगर होगा तो कितना होगा हम लोग का वो 2 निकल के आएगा। F इनवर्स C अगर होगा तो 3 निकल के आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे इनवर्स निकालेंगे, यानी कि पूरा जो वैल्यू वो कितना हो गया, F इनवर्स का वैल्यू निकल के आ गया, है ना। अब देखते क्या है, सेकंड क्या बोला जा रहा था कि F इनवर्स का इनवर्स। अब इस केस में क्या करते हैं कि अदर एक फंक्शन मान लेते हैं, अदर फंक्शन H मान लेते हैं, है ना, विच इज इनवर्स ऑफ
वो क्या है, इन्वर्स ऑफ किसका है, एफ इन्वर्स का है, मतलब एफ इन्वर्स का वो इन्वर्स है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में अगर हम निकालते हैं H1 तो कितना होगा हम लोग का, A आ जाएगा, है ना। H क्या निकालेंगे, H2 निकालेंगे तो B होगा, और H3 निकालेंगे तो कितना होगा, C होगा, है ना। तो यानी कि H1 का वैल्यू भी A है, F1 का वैल्यू भी A है, यानी कि H1 इक्वल टू क्या होगा, F1 होगा। तो यानी कि H इक्वल टू F होगा। H क्या है, ये तो खुद इन्वर्स है ना किसका, F इन्वर्स का। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, सिमिलर सब में ऐसे ही कहेंगे, तो हमारे पास F इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा, यानी हेंस प्रूव, है ना, वो क्या होगा हम लोग का, प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे, है ना। जो दिया हुआ था मैंने वही कंसिडर किया है, F इन्वर्स का जो लॉजिक था, है ना, जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा कि A का निकालेंगे F इन्वर्स तो 1 आ जाएगा हम लोग का। सिमिलर वे में इन्वर्स का इन्वर्स को मान लिए H, अब उसको भी निकालेंगे अगर इन्वर्स तो क्या होगा, 1 का A हमको निकल के आ जाएगा। अब H1 का वैल्यू भी A है, F1 का वैल्यू भी A है, तो F1 इक्वल टू F, H1 इक्वल टू F1, तो H इक्वल टू F, तो F का मतलब क्या, H के इक्वल हो जाएगा। H क्या है, F इन्वर्स का ही इन्वर्स है ना। तो वी कैन से हमारा जो क्वेश्चन जो आस्किंग था शो करने के लिए वो शो हो गया। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लेकिन इसमें जो बच्चे के बहुत अच्छा लगा होगा और नहीं भी अच्छा लगा होगा, तो कुछ जो नहीं अच्छा लगा उसमें किस बात कहाँ पे नहीं समझ में आया उसको कमेंट करना है, और जिन्हें अच्छा लगा उसे कमेंट करना है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो बेसिकली क्या है, क्वेश्चन 11 की तरह ही है, लेकिन इसमें डाटा आपको मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कि ये खुद से करना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा सा कंसेप्ट हम इसमें देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन का ना, इन्वर्टिबल फंक्शन का, तो उसके बेसिस पे इसको हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। देखो होता क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं कि फंक्शन f जो बेसिकली क्या x से बाई डिफाइन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन दे रखा है, तो शो करना है कि वो इन्वर्स जो f इन्वर्स का इन्वर्स होगा वो f ही होगा, है ना। जैसे सेम वे में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में देखे थे कि f इन्वर्स का इन्वर्स निकालोगे तो f ही आएगा। तो इन्वर्टिबल फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते थे, है ना। तो 1 1 भी था और ऑन 2 भी था हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है, जैसे कि दिया हुआ है कि हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास जैसे कि f इन क्या बात करते हैं, हाँ f जो दिया हुआ क्या है हम लोग का, x टेंस टू बाई दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए कि f इन्वर्स कितना हो जाएगा, f इन्वर्स बेसिकली क्या होगा, बाई से x की ओर डिफाइन हो जाता है। ऐसे सारे बच्चों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। f इन्वर्स को यहाँ पे अगर h भी कंसिडर कर लेते हैं तो बाई टेंस टू x निकल के वो आएगा, है ना। अब यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि इन्वर्टिबल फंक्शन को करने के लिए, है ना, अगर मान लिया जाए कि f इन्वर्स को h यहाँ पे हम लेट किए हैं, है ना, अगर ये करना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन का दिया हुआ है तो क्या कहेंगे कि गॉफ ऑफ, है ना, वो क्या होगा तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन होगा, है ना। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब आई यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, है वो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या कि f(x) का जो वैल्यू x रखने पे x हम लोग को मिलना चाहिए, है ना। चलो तो इसको हम x भी आगे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गॉफ ऑफ क्या है, g ऑफ f, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगे, मतलब बाय डिफॉल्ट x यहाँ पे आ जाता है ना। तो इस केस में x के इक्वल भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी को डाउट नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते क्या है कि जैसे ही इस g को हटाएंगे f(x) इक्वल टू क्या लिख सकते हो, g इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग f इनवर्स अगर बाई से x डिफाइन हो रहा है ना, अगर f तुम्हारा ये दिया हुआ है तो f इनवर्स तुम्हारा बाई से x हो जाएगा। सेम वे में क्या है कि अगर g को हम क्या करेंगे, f(x) इक्वल टू g इनवर्स x लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बातें जो निकल के आएगा कि f(x) इक्वल टू, है ना, g को, अच्छा g मतलब यहाँ पे h माने थे ना हम लोग, यहाँ पे h भी आप कोई बात नहीं, इसको g ही मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे तो g करो तो यहाँ पे h करना, अगर h मानोगे तो यहाँ पे h मानना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो g के जगह पे क्या माने हमें, वो वैल्यू किसके इक्वल है, f इनवर्स का इक्वल है। तो f इनवर्स
उसका भी इन्वर्स दिया हुआ हम लोग का, है ना, तो उसका भी इन्वर्स हम यहाँ पे ले लेंगे, है ना। अब यहाँ से बाय डिफॉल्ट x को हटा सकते हैं, तो f इक्वल टू क्या निकल के आएगा, f इन्वर्स ऑफ f इन्वर्स, ठीक है। तो यही तो प्रूव करना था हम लोग को। तो इसमें जो बेसिकली कंसेप्ट था वो इन्वर्टिबल फंक्शन का था। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो f इन्वर्स का इन्वर्स जो निकालना था वो f निकल के आना चाहिए। उसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में हम कंसीडर किए कि गॉफ इक्वल टू ix होता है ना। आई होप कि सारे बच्चों को ix के बारे में पता होगा, है ना, कि ix तुम्हारा क्या होता है। ix का मतलब क्या होता था, जैसे कि हमारे पास कोई दो फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, x और एक y है, दो स्टेट कंसीडर कर रहे हैं। फंक्शन अगर f x से y डिफाइन हो रहा है ना, तो g तुम्हारा कहाँ से होगा डिफाइन, g तुम्हारा y से x डिफाइन होगा, यानी कि जिस वैल्यू को रखने पे वो दोबारा फिर से आ जा रहा है, यानी वी कैन क्या कि ix उसको कहेंगे ना हम लोग। किसी बच्चा को ix भी है कहीं कहीं पे, जैसे गॉफ की बात कर लेते हैं तो गॉफ तो ix आ गया। फॉक की बात करेंगे तो क्या होगा, फॉक करेंगे तो आई बाई निकल के आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि बाई रखने पे फिर से क्या हो रहा है, बाई में ही आ जा रहा है। इसमें x रखे फंक्शन में तो फिर से वो x ही आ गया हम लोग का, है ना। x से बाई हुआ, फिर तुम्हारा इसको लिखोगे ना ऐसे, कैसे लिख से g ऑफ fx, है ना। तो fx का वैल्यू मतलब क्या है, जो भी रखेंगे तो उस केस में तुम्हारा क्या हो रहा है हम लोग का, फिर से x अगर आ जाता है तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग कि हमारे पास वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। इसलिए मतलब x में डालने पे x आ रहा है, यानी कि फॉ इक्वल टू गॉफ इक्वल टू ix हम लोग लिखते हैं और फॉ इक्वल टू आई बाई लिखते हैं। हालांकि ये सब स्टार्टिंग पार्ट में हमको डिस्कस हो चुका है ना। फॉर्मल नॉर्मली जो बेसिकली जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था, तो गॉफ इक्वल टू ix होगा क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन है, और गॉफ ऑफ हटाएंगे तो बाय डिफॉल्ट x तुम्हारा लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ से g को इधर इन्वर्स के रूप में हम भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद भी अगर किसी को अच्छे को डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अदर मेथड अलग अलग और भी तरीका है इसको बनाने का, है ना। होप सो कि इतना मुझे लगता है कि आप लोग के लिए कंफर्टेबल है ना। तो मूव करते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या देखोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 1.3 का है। इसमें ऑप्शन A B C D दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है कि एग्जाम वगैरह में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आपको NCERT में दिया हुआ है कि एग्जाम वगैरह में 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं किसी को ऑब्जेक्टिव देख करके ही इसको हम लोग इजी वे में समझ लेंगे। तो क्या करेंगे, फिर हम लोग इसको थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सोल्यूशन कर लेंगे ताकि कंसेप्ट हम लोग को पता चल जाए, है ना, कि एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं भी आए तो इसको कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि f जो दिया हुआ फंक्शन r से r डिफाइन हो रहा है, और फंक्शन क्या दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यू का डी होल 1/q 1 डिवाइडेड बाई 3, देन f ऑफ fx निकालना है। चारों में से ऑप्शन दिया हुआ है, पहला x के पावर 1/3, सेकेंड x के पावर q, c है x एंड d है 3 माइनस एक्स क्यू। ओके, तो कैसे निकालेंगे हमारे प्यारे बच्चों, है ना। कुछ आइडिया क्या है, क्वेश्चन इजी है, ये बात श्योर है। पहले ये बात तो दिमाग में बैठा लो, देखते हैं कैसे इजी है, कैसे आप सर बोल रहे हो कि इजी है। f ऑफ fx को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इसका मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे मेरा फंक्शन है ना f, उसमें फिर से fx डालना। fx क्या है हमारे, पहले लिखेंगे fx हमारे पास से क्या है कि 3 माइनस एक्स क्यू टू द पावर, बता सकते हो क्या, हाँ पूरा का 1/q दिया हुआ। चलो जी बढ़िया है। अब देखो यहाँ से सेकंड क्या करना है, इसी वैल्यू को कहाँ रखना है, जहाँ पे x अवेलेबल है fx में, तो fx में x a अवेलेबल है ना, तो उसमें क्या रखेंगे, a वैल्यू को रखेंगे हम, ठीक है। चलो जी, तो इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का, f ऑफ 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 को कहाँ रखना है, जहाँ पे fx है x के जगह पे, तो fx है हमारे पास था, तो रखो वैल्यू आप। तो 3 माइनस एक्स क्यू, x तो a था हम लोग का, तो 3 माइनस एक्स क्यू का पावर कितना है 1/3 है। अब इसका पावर कितना है, q है, तो q यहाँ पे कर लेंगे, है ना। अब कुछ करना पड़ेगा क्या, 3 माइनस इतना ही तो है, अब उसका पावर 1/3 दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ। चलो जी, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, तो
देखते क्या है कि हमारे पास इसको प्रोसीड करना पड़ेगा। पर देखो इसमें कंसेप्ट डिफिकल्टी यहीं पे आता है। ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 वगैरह में, इसको क्या यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को कहाँ रखना है, जहाँ पे fx में x है, तो x हम लोग का ये है, ये x के रूप में दिया हुआ है, तो हम क्या किए, इसको हम डाले हैं, मतलब 3 तो आपको रखोगे ही ऐसे ही, उसका होल 1/3 तो होगा ही हमारे पास, यहाँ पे x है, तो x का यहाँ पे क्या रखेंगे, a वैल्यू रखना है, तो 3 - x की पावर 1/3 रखेंगे, और ये तो तुम्हारा x का वैल्यू हो गया ना, लेकिन ये x क्यू है ना, तो q हम लगा दिया यहाँ पे। ओके, मूव ऑन। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू जो है 1/3 है कि पावर 3 है, तो कटेगा हम लोग का, ऐसे कटेगा, इसका पावर 1 आ जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और तो 3 - 3 प्लस x³ का पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो x³ के पावर कितना 1/3, इससे भी कैंसिल होगा, x से पावर 1 यानी कि x है ना। यदि आंसर हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में पूरी तरीके से आया होगा, वो एक लाइक से बनता है, कमेंट भी बनता है ना। और जो बच्चे को नहीं समझ में आया है, दोबारा एक बार फिर से वो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि इसमें और अलग तरीके से उसमें चेंजिंग, ऐसे मतलब चेंजिंग कुछ हो नहीं सकता है, प्रोसेस सही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और हम इसको और मतलब क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, है ना। लेकिन अदरवाइज आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 1.3 सॉल्यूशन का क्वेश्चन 14 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी अगर देखेंगे पूरा प्रोसेस को, तो बहुत ईजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन मे भी चांसेस है कि वो 2 नंबर के भी आ सकता है, तो कंसेप्ट को पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देख सकते हो, f दिया हुआ है r से, है ना, माइनस समथिंग, यानी कि मतलब -4/3 को छोड़ करके, है ना, r का सारे वैल्यू को से r डिफाइन हो रहा है फंक्शन। अब एक क्यों दिया हुआ मैं, क्योंकि यहाँ पे -4/3 अगर रखोगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 होगा, तो अनडिफाइंड होता ही है। fx के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे माइनस किया गया है। इन्वर्स ऑफ f दिया पूछा जा रहा है ना, वो क्या है, मैप, है ना, सच दैट रेंज ऑफ f, है ना, r समथिंग, वही बात हो गया कि इसका जो रेंज निकल के आएगा वो इन्वर्स निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, gy = 3 डिवाइडेड 3 - 4 b = gy = 4 डिवाइडेड बाई 4 - 3 एंड c = gy = 4 डिवाइडेड बाई 3 - 4 एंड लास्ट है d = gy = 3 डिवाइडेड 4 - 3। तो ऐसे क्वेश्चन को इन्वर्स हमको सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेने की जरूरत हम लोग को है। जो fx दिया हुआ है अभी, है ना, वो क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम y मान के चलेंगे, 3x + 4, यानी y = क्या दिया हुआ है, 4x डिवाइडेड बाई 3x + 4, है ना। अब क्या करेंगे, 3x + 4 दिया हुआ है, इसको x के टर्म में, मतलब अभी y दिया हुआ है, अब हमको x को निकालना है y के टर्म में, ऐसे करेंगे और आसानी से चेक कर लेंगे, वही हमारा इन्वर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x/+ 4y = 4x, है ना। तो इस केस में अब क्या करना है, x को एक साइड ले आओ, तो 3x/- 4x = 4y, है ना। गड़बड़ तो नहीं है ना हम लोग का, y को तो दिया हुआ था, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, x अगर निकालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 3 - -4 = 4y, यानी कि x = क्या होगा, 4y डिवाइडेड बाई 3 - -4, है ना। तो यही तो वैल्यू हमको निकल के आएगा, यानी कितना, g इन्वर्स क्या कहेंगे, y = 4y डिवाइडेड बाई 3 - -4। अब चेक करके देख लो आप, है ना, कि gy यानी कि f इन्वर्स y लोग, यानी कि इसको gy के रूप में कंसिडर किया हुआ है, तो 4y तो यहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब ये मैच कर रहा है हम लोग का ना, 4y डिवाइडेड बाई 3, नहीं, गड़बड़ कहीं हुआ है क्या हम लोग का, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। 3xy + 4y = 4x, एंड यहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है हम लोग का कि यहाँ जो 4y को उधर लेके चले गए थे हम, 4x यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, माइनस भी होगा,
और माइनस भी। तो माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 4y कितना हमको निकल के आ जाएगा ये 4 माइनस 3y। तो देख सकते हो 4y डिवाइडेड 4 माइनस 3y, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन होगा है ना, टेल मी, इसका आंसर बी होगा, है ना। सारे बच्चों को इसमें डाउट नहीं बचना चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट तुम्हारा है, बी ही निकल के हमको इसका आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग का हो गया है। अब अगले चैप्टर में जो हम बात करेंगे 1.4 का इंट्रोडक्शन बात करेंगे, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। तो बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा सा ध्यान से देखो, चैप्टर 1 जो क्लास 12 का टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जैसे 13 होता है, तो उसमें 1 जो चैप्टर हमारे पास है रिलेशन फंक्शन, उसमें सबसे टफेस्ट मतलब 1.1, 1.2, 1.3 के कंपेयर में हम बात कर रहे हैं, है ना। जो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 1.4 थोड़ा सा टफेस्ट होगा। तो एक बार आपको उसको मैं चाहता हूँ कि रीड करके आना, कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली एनसीईआरटी का बुक से या कहीं से पढ़ के आना, तो आप लोगों को ज़्यादा आसान होगा, है ना। लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं 100% श्योर मान के चलो कि आप लोग का जब इसमें वॉच करोगे 1.4 के इंट्रोडक्शन, आप लोग कंप्लीट बाइनरी ऑपरेशन में दिक्कत डाउट नहीं बचना चाहिए। ओके, तो अगर आगे बोलने के पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आप इस चैनल को पे बने हुए हो तो वीडियो वगैरह को शेयर किया करो और इसको लाइक किया करो अगर आपको अच्छा लगता है तो, है ना। कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ इसमें और कंटेंट चाहते हैं तो आप बेशक उसमें आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, यू आर द फ्यूचर। ओके, सी यू।